सो गुड मॉर्निंग भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू007। सो आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली अबाउट द एसीएल टियर और द इंजरी आई हैव फेस्ड। सो मैं यहाँ मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, तो जिसको भी जंप अप करना है, जो भी टॉपिक देखना है वो देख सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें होने वाली है अबाउट हाउ इट हैपन टू मी और विच हॉस्पिटल, द डे ऑफ डिस्चार्ज, और मतलब जो भी कैसा प्रोसेस अभी तक चला है। सो स्टे ट्यून्ड। चीज़ मैं आपको एक कंसल्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉपर आप यही चीज़ें करो, आप इसी हॉस्पिटल में जाओ, यही मेडिकेशन खाओ या यही एक्सरसाइज करो। इट्स माई लाइफ एक्सपीरियंस कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो इफ़ यू हैड एसीएल इंजरी, और जहाँ आपने दिखाना वहाँ दिखाओ, जैसी मेडिसिन आपको बताया वैसे करो, जैसे डॉक्टर बोले वैसा करो। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मतलब एसीएल क्या चीज़ है। एंटी क्रूशियल लिगामेंट है जो आपकी नी में होता है बेसिकली। और वैसे आपके 4 लिगामेंट होते हैं आपके जो नी में, जैसे एसीएल, एमसीएल, पीसीएल और एलसीएल। तो मेनली जो एसीएल है, एंटी क्रूशियल लिगामेंट है, वो आपकी फ्रंट वाली साइड में होता है, जो आपकी फ्रंट मूवमेंट को, जो आपकी नी की फ्रंट मूवमेंट को डायरेक्ट करता है। और जो आपका पीसीएल होता है वो होता है पोस्ट क्रूशियल लिगामेंट, वो आपकी बैकवर्ड मूवमेंट को डायरेक्ट करता है। जो एमसीएल होता है वो बाहर वाली साइड को होता है आपकी नी के, वो होता है मिडल कोलेटरल लिगामेंट। और जो अंदर वाली साइड को होता है वो एलसीएल होता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो जो आपकी साइडवेज मूवमेंट होती है, ये दोनों उसको डायरेक्ट करते हैं। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो इन पे डिपेंड होती है बेसिकली आपकी जो नीज पे है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको चलना फिरना, भागना दौड़ना सब कुछ होना तो होता है। सो ये मेन क्रूशियल लिगामेंट है जो मतलब आपकी हेल्प करते हैं स्मूथली आपका सब कुछ काम करने में। सो ये होता क्यों है एसीएल टियर, जो भी ये लिगामेंट टियर होती क्यों है, ये कि अगर आपके एक्सेसिव लोड लग जाए, किसी अनइवन ग्राउंड में गिर जाओ, चलते भागते हुए ट्विस्ट हो जाए आपका, फुटबॉल खेलते, वॉलीबॉल खेलते उसमें भी, और बाकी क्रिकेट में भी बेसिक इंजरी हो जाती है एसीएल की। नी से निचला पार्ट है वो एक साइड और ऊपर वाला दूसरी साइड को। तो मेरे हिसाब से इसके बेसिक रीजन ये हो सकते हैं कि जो मेरे साथ हुआ कि मैंने वार्म अप नहीं किया खेलने से पहले, और नॉर्मली सुबह खेल रहे थे तो बिना वार्म अप के खेल लिया, और फिर आप अच्छे ग्राउंड सरफेस पे नहीं खेल रहे हो तो भी हो सकता है, आपकी अच्छी डाइट नहीं है तो भी हो सकता है, और जो आप फुटवेयर वेयर आप पहन रहे हो वो ठीक नहीं है, फिसलने वाले। तो अब पता कैसे चलेगा कि आपको एसीएल टियर हुआ है या नहीं? तो बेसिकली नॉर्मल इसकी जजमेंट होती है कि आपको स्वेलिंग है, काफ़ी दिनों तक आपको स्वेलिंग है, आपकी नी में लगी है और वो नहीं जा रही है, और एक पॉपअप साउंड आई होगी जब आप गिरे होंगे आपकी इसमें, आपकी नी से। जो आपकी वॉकिंग होगी वो अनस्टेबल होगी, आपसे चला नहीं जा रहा होगा, जिस जैसे आप आगे को चल रहे हो आपको सपोर्ट नहीं दे पा रही आपकी नी चलने में, तो काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है चलने में। तो ये थोड़े छोटे मोटे साइंस है जो लग जाते हैं पता है कि आपको एक एसीएल टियर हुआ है, एसीएल रप्चर हुआ है। बेसिक क्या होता है एसीएल वगैरह तो मैंने बता दिया। तो ये चीज़ मेरे साथ कैसे हुई, कि तो अपना HP2 के रिगार्डिंग एक टूर्नामेंट था जिसमें मतलब सारे बेसिकली सारे कॉलेजेस आ रहे थे। तो वो था हमारा हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कालम में। तो वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, मतलब बहुत सारी गेम्स थी उसमें। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था वॉलीबॉल में, सारी गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। सो अप्रैल एंड की बात है कि मैं सुबह 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 एकदम फ्रेश होके और सीधे कोर्ट पहुंच गया। तो बिना वार्म अप की मैं खेलने लग गया, मतलब सर्विस वगैरह स्टार्ट की। देन स्पाइकिंग में आया तो मतलब एक दो स्पाइक किए तो लग रहा था कि पैर में मतलब वो अच्छे से मतलब लैंड नहीं हो पा रहा पैर। तो मैं कहा चलो हो जाएगा ठीक। एक ऐसी बॉल बनाई सौरभ ने, और जैसे ही मैं उसको मारने के लिए उछला और दोबारा लैंडिंग जब हुई मेरे पैर की, तो वो मतलब एक ही पैर पे हुई, पूरी बॉडी वेट एक पैर पे आ गया, और मैं पीछे को भी मुड़ गया साथ में एक साथ ही। तो वो एकदम से ट्विस्ट हो गया, एकदम मैं नीचे, पॉपअप साउंड बहुत ज़ोर की, और एकदम मैं नीचे गिर गया। तो उठा के मेरे को साइड में रखा। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पेन हुई, पर वैसे लेग स्ट्रेट कर दी थी तो थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा रिलीफ है। इसी में उठा दोबारा, मतलब मैं चला कि मैं कहा चलो अब थोड़ा ठीक हो गया, ऐसे होगा थोड़ी मोच वगैरह। चला तो मैं फिर वहीं गिर गया नीचे। भाई वो एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था लाइफ का। तो क्या हुआ, तो फिर मतलब खेल तो मुझसे होना नहीं था, तो मैं कहा रूम चलता हूँ। सबसे पहले मैंने फ़ोन किया जो हमारे जिम वाले सर हैं उनको फ़ोन किया। मैं कैसे ऐसा हो गया, बोला कि इसमें अगर स्वेलिंग है तो इसमें आइस क्यूब लगा लो। तो मैंने सबसे पहले आइस क्यूब मंगाई, रूम गया, आइस क्यूब लगाई, उसके ऊपर खूब सारी आइस क्यूब लगाई। उसके बाद उस टाइम तो सर आ नहीं सकते थे सुबह, तो उन्होंने बोला कि 9 बजे मैं आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने एक दो और भी मोच निकालने वालों को फ़ोन कर लिया कि हाँ भाई मोच वगैरह होगी तो वो निकाल लेंगे। तो अबाउट 9 o'clock शायद सर भी आ गए थे, तो मैंने सर के पास गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा, थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचा तो बहुत दर्द हो रही थी। उन्होंने ये बोला कि शायद तेरे को शायद लिगामेंट में लग गई है, थोड़ी मांस वगैरह फट चुका है, स्वेलिंग वगैरह काफ़ी है। तो इसमें मतलब ये इंजरी होती रहती है वैसे तो, पर
खेलियो मतलब दोबारा मत खेलियो भी, 1-2 मंथ का रेस्ट कर लिए, उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज वगैरह बताई उन्होंने कुछ, तो वो कर लियो। तो मैं कहा अच्छा सर पर उसी दिन टूर्नामेंट के लिए भी जाना था। तो मैं कहा अच्छा सर कोई नहीं ठीक है, पर उन्होंने बोला उसने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि बर्फ़ लगा लियो इस पर। तो वो तो मैं लगा ही रहा था, वो तो मैंने देखा बहुत दर्द होती उस टाइम भी, मतलब स्वाल था, रेड हो गया था पूरा बर्फ़ लगाने के बाद। तो सुबह 9 बजे के बाद तो मेरे पास 1 बजे निकलना था मैं, तो टाइम काफ़ी था। तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी दर्द हो रही थी उसमें, 9, 10, 11 बज चुके थे, तो काफ़ी दर्द हो रही थी। मैं एक जगह बैठा था क्योंकि चल तो पा नहीं रहा था मैं प्रॉपरली, चल रहा था ऐसे पर दर्द होती एकदम लचक रहा था ये। तो मैं कहा सोचता हूँ यार चेकअप करा लेता हूँ, फिर निकल जाएंगे खेलने के लिए। चेक तो करा लो, एक्सरे वगैरह करा लेते हैं, मैं हड्डी हड्डी ना टूट गई हो। तो फिर हम प्लान करते कि MMU में दिखा लेते हैं, नज़दीकी पड़ता है वहाँ से। तो हमने कैब वगैरह की और चले गए MMU, जाते हैं ऑर्थो वार्ड में। तो वहाँ पे वो देखते हैं, चेकअप करते हैं इसका कि क्या है। तो बोलते बेटे इसको तो सर्जरी, तो बेटा ये तो सर्जरी से ही होगा ठीक, ऐसे ही होने वाला है ठीक। मैं कहा भाई इन्होंने तो टेंशन डाल दी और तो लेकिन उन्होंने ऐसे चेक किया ना इसको, तो ये हिल रहा था काफ़ी। तो मैं कहा ये तो ले सर्जरी हो गया, ACL टीयर हो गया आपको। तो सर्जरी तो वो बता रहे थे कि हिम केयर कार्ड एंड ऑल बना लो, या कोई और कार्ड है आपके पास तो अच्छे से हो जाएगी यहाँ पे सर्जरी, ऐसा वैसा। उन्होंने बोला कि पहले एक्सरे करा लो, तो बाकी बाद में देख लेंगे, बाकी प्रोसीजर बाद में देखेंगे। तो फिर हम जाते हैं एक्सरे कराने। तो एक्सरे कराने के बाद रिपोर्ट आती है कि हड्डी वगैरह तो कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, हड्डी में कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट तो ये करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रीटमेंट के बिना तो ये चल नहीं पाओगे आप, कुछ नहीं खेल पाओगे अब। भाई उन्होंने तो बहुत ही डरा दिया एकदम से, सब कुछ बोल के सुना है। मैं कहा भाई, और मैंने घर में भी कुछ भी नहीं बताया था। तो मैं कहा यार फिर तो सीन हो गया, ज़्यादा घबरा गया था मैं उस टाइम। भाई क्या चीज़ मैंने घर पे भी नहीं बताया, और ऐसा बोले कि ऑपरेट करना पड़ेगा उसको, एडमिट होना पड़ेगा। मैं कहा आप एक बार मैं कहा आप जाने दो मेरे को तो फिर उन्होंने बोला कि आप ठीक है, जब आपका मन करे तो आप सर्जरी के लिए आ सकते हो, ऐसा वैसा। मैं कहा अच्छा जी ओके। फिर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि उस टाइम मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मतलब फर्स्ट टाइम ही था कि मेरे को ऐसी कोई इंजरी हुई जिसको मतलब इतना ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम आगे वापस कॉलेज। तो मतलब 1 बजे से थोड़ा पहले पहले पहुंच गए थे। तो डिसाइड तो ये हुआ था कि हम नहीं जाएंगे अब, क्योंकि लगी थी मेरे को। तो जो मेरे फ्रेंड्स भी थे तो वो भी मना कर रहे थे कि हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर एट द एंड फिर यार मन तो बहुत हो रहा था जाने का, क्योंकि खेलने के लिए जाना था नहान, तो बहुत मन था। तो मैंने इस चीज़ DP सर को भी बताई, तो उन्होंने भी कंसल्ट किया कि तो भाई रेस्ट कर ले, तो मत जा और देख ले, अगर तूने चलना है तो तेरी मर्जी है। तो फिर मैंने बोला सर जाना है, खेलना है तो जाना है। तो बोलने बोला चल पड़। तो उन्होंने एक फेवर कर दिया कि वो हम 2 गाड़ी थी, तो एक गाड़ी में जिसमें सर जा रहे थे हम उस वाली में गए, मतलब जी सर की गाड़ी में गए फिर हम, जिसमें टीचर जा रहे थे हम तो उनके साथ गए, बाकी लोग दूसरी जो सुमो है उसमें। तो हम पहुँच गए उधर, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक था। मतलब ब्रेस तो मैंने लगा ली थी, तो उसे थोड़ा चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी, तो थोड़ा हाँ दर्द तो हो रही थी, क्योंकि ऐसे इतना पता नहीं लग रहा था। तो फिर हम शाम को पहुँचे उधर। तो बस वही था कि खेलना तो मतलब पॉसिबल था कि एक दिन तो हमें बाय मिल चुकी थी। तो नेक्स्ट डे तो फिर जब खेलने की बारी आई तो मैं फील्ड पे गया प्रैक्टिस करने। तो जस्ट मैं थोड़ा सा ही मैंने कोशिश की थोड़ी सी खेलने की, तो इतनी ज़्यादा पेन हुई उस टाइम कि बता नहीं सकता। तो मैं चुपचाप साइड में बैठ के आके मैं कहा ये नहीं हो पाएगा। तो यही था कि 3 दिन का वो टूर्नामेंट था। तो मेरे दोस्त 2-3 रास्ते में उतर गए थे, और 2-3 जो मेरे साथ थे वहाँ पे, हर्षु और सौरभ और साहिल और भी काफ़ी थे। तो हम वही इंजॉय किया वहाँ पे, इधर उधर चलना फिरना, क्योंकि खेलने का तो बस था नहीं था। सो यही था कि मतलब कैसे मेरे साथ वो चीज़ हुई। पर मैंने फिर क्या किया, तो मैं खेलने चले गया। दैन जब मैं वापस घर आया, तो 2-3 दिन बाद जब मैं वापस घर आया, तो मतलब मेरी काफ़ी हालत काफ़ी वैसी थी कि मतलब चल के आया मैं, पर थोड़ा वो हो रहा था कि पेन थी और थी भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ आराम चल रहा था मैं, तो इतना इवनली चल भी नहीं पा रहा था। मैं पहुँच घर पे, तो घर वालों का रिएक्शन था कि क्या हो तुझे, मैं थोड़ा सा गिर गया था। तो अच्छा कोई नहीं, रेस्ट कर ले। तो मैं आके सीधे ही सो गया। तो उसके बाद भी मैं घर पे चल नहीं पा रहा था अच्छे से, मतलब नॉर्मली सारे काम कर रहा था मैं, पर वो चलने का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो ही जाती है, क्योंकि दर्द हो रही थी उस चीज़ में। तो फिर तो घर वालों ने बोला रेस्ट ही कर, इसको रेस्ट दे जितना हो सके, बाकी डॉक्टर के पास चलेंगे
अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो फिर हम कंसल्ट करने, फिर हम गए डॉक्टर के पास सोलन। तो उन्होंने बताया कि एमआरआई वगैरह कर लो। तो हम एमआरआई कराने गए अपेक्स में। तो भाई एमआरआई मिला कम्प्लीटली टीयर ऑफ एसीएल एंड ACL MCL एंड थोड़ा सा रप्चर PCL में भी है। तो भाई उस टाइम तो वैसा था कंडीशन जो, तो उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि यार मैं कहा अब तो हो गया सीन। वो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसकी तो सर्जरी होगी और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, क्योंकि और कोई ऑप्शन होता नहीं है वैसे बेसिकली। घर वाले भी परेशान हो गए कि भाई क्या करा लिया इसने ऐसा वैसा। तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर तो था ही। तो कुछ नहीं करवाना, बोला कोई बात नहीं, ठीक है कोई अच्छा सा हॉस्पिटल देख के वहाँ सर्जरी करा लेंगे। तो उसके लिए गए हम ECHS, तो वहाँ से कंसल्ट वगैरह किया, हॉस्पिटल वगैरह फाइनल किया। तो फिर 1-2 दिन बाद टाइम निकालने के बाद तो हम गए जो पैनल में जो एक हॉस्पिटल था अल्केमिस्ट पंचकुला में सेक्टर 21। तो वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इसमें क्या है कैसे है। तो उन्होंने बोला कि देखो आप सर्जरी तो इसमें होनी है बेसिक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे भी इस चीज़ के ACL टीयर के। तो ACL सर्जरी तो हो जाएगी नॉर्मली, बट उन्होंने पूछा कि कब हुआ है आपको। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा अप्रैल एंड में मई स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोलते हैं कि तो सर्जरी के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, मतलब 1 मंथ बाद होगी, क्योंकि जो स्वेलिंग है और जो पेन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब तभी ईजिली हो जाएगी, अभी ऑपरेट नहीं होगा। सो आपको ऑलमोस्ट 3 वीक्स तो वेट करना पड़ेगा कि उसके बाद हम कर पाएंगे, तो उसके बाद हम सर्जरी कर पाएंगे। मैं कहा ठीक है जी। तो फिर मेरे को मेडिसिन दे दी, पेन किलर और 2-3 मेडिसिन और, कि कोई पेन हो तो ये खा लो 3 मंथ तक आपने, मतलब रेस्ट देना है इसको, नॉर्मली स्ट्रेट ही रखनी है, मतलब ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, और जितने हो सके इसकी स्वेलिंग कम करने की कोशिश करनी है, आइसिंग वगैरह करते रहना है इसकी। कोई लोग पूछेंगे कि सर्जरी ही होना ज़रूरी है या फिर कोई और ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन और भी है, वो 100% ठीक नहीं कर सकते, पर एक तो फिजियोथेरेपी है जो आप, अगर आपको नॉर्मल ACL ही है तो शायद वो फिजियोथेरेपी, ऐसा मैंने सुना है कि ACL टीयर जो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। 80% चांस है ओनली कि वो दोबारा आप वैसे ही चल फिर दौड़ सको। बाकी नॉर्मली तो इसकी जो एंड है वो तो सर्जरी ही है, कि आपको रिकन्स्ट्रक्ट कराना पड़ता है दोबारा, जो आपका थ्रेड और जो लिगामेंट जो टेयर हुआ है वो दोबारा रीजनरेट खुद नहीं होता है, क्योंकि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना ही पड़ता है। सो इसमें सर्जरी तो मस्ट है। तो आफ्टर 3 वीक्स हम दोबारा गए हॉस्पिटल। तो वो था अपना सर्जरी वाला दिन। तो मैं एडमिट वगैरह होता हूँ, सबसे पहले ब्लड टेस्ट वगैरह काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद देन मुझे एडमिट कर देते हैं। वो वहाँ पे पर्सनल रूम होता है एक अपना, जिस हिसाब से पे करते हो उस हिसाब से वो आपको कंडीशन बता देते हैं। बाकी रुकने की फैसिलिटी भी होती है वहाँ पे, एक अटेंडेंट रह सकता है आपके साथ। आप एडमिट होने के बाद आपको मतलब वो तो आपको वहाँ की ड्रेस पहना दी जाती है कि जो ऑपरेट होने से पहले। सो ऑपरेट होने से पहले आपको मेडिसिन खिलाई जाती है ताकि आपको नींद आ जाए थोड़ी थोड़ी, मतलब वो पेन कम हो और नींद आए। तो मैंने मेडिसिन खाई, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एंजाइटी और वो प्रेशर तो था ही माइंड में कि क्या कैसे होगा। सो फिर भी मतलब 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद तो फिर आ गया OT का टाइम आ गया कि अब तो सर्जरी होने वाली है। तो वार्ड में जाता हूँ मैं, वहाँ पे मतलब इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं आसपास और लाइटिंग वगैरह स्क्रीन वगैरह साथ में होती है। सो आपको एक इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया का आपकी लोअर बैक पे, ताकि जो आपकी लोअर बॉडी है वो सुन हो जाए और आपको कुछ भी फील ना हो। सो आफ्टर इंजेक्शन तो मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई उस टाइम कि एकदम से ऐसा हुआ। तो फिर मैं मिडल ऑफ द सर्जरी उठा, तो मैंने देखा, मैं साइड में स्क्रीन थी तो वो चल रही थी, ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी। भाई मैं देख के तो 2 मिनट तो मैंने देखा उसे, ये क्या हो रहा है ऐसा ऐसा। मैं कहा अच्छा, वैसे मुझे गुदगुदी सी हो रही थी, मुझे पता था कि ये एनेस्थीसिया का असर है। और तो मैं कहा फिर से सो गया, मैं तो पेट हो जाएगा फिर ही देखूँगा क्या है। तो फिर उसके बाद तो मैं दोबारा मतलब बेहोश सा ही हो गया। तो फिर मैं उठा, जब मुझे वापस ले जा रहे थे, तो जब मैं अपने रूम में आया वापस, तो मैंने देखा कि वो पट्टी वगैरह थी और उसके ऊपर ब्रेस थी बड़ी सी, ड्रिप लगती है, खाना वगैरह और जो भी मतलब विटामिन वगैरह होते हैं वो उसी में ही दे देते हैं आपको, क्योंकि आप उठ तो सकते नहीं उस टाइम। तो मेडिसिन वगैरह वहीं मिल जाती है, उसमें ही ग्लूकोज में दूसरी बॉटल डाल देते हो। तो उससे मतलब जो आपका बॉडी वेट होता है वो इफ़ेक्ट करता है थोड़ा, पर ऑब्वियसली इसमें बॉडी वेट तो इंक्रीज़ होना ही होता है। तो क्या होता है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे
जब नॉर्मल मुझे थोड़ा ठीक लगना शुरू हुआ, तो वो लिक्विड डाइट से वो थोड़ी सॉलिड पे आ गए। तो उन्होंने मतलब नॉर्मल दलिया, तो मैं सबसे पहले जब उठा तो मुझे कोकोनट वाटर और दही वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दी जिससे मतलब थोड़ा ठीक फील करे। डे सेकंड था तो फिर नॉर्मल वो सुबह उनका भी बहुत ही अच्छा उनका रूटीन है कि सुबह आ जाते हैं उस 6 बजे। तो दोबारा क्लीनिंग होती है सुबह, आपको मतलब स्क्रब होता है बॉडी पे पूरा, तो जैसे बाथिंग टाइप होती है स्क्रब से होती है। सो फिर वो चाय वगैरह होती है सुबह, दूध होता है, बिस्किट्स एंड ऑल। फिर उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाती है। फिर आपको लंच से पहले फ्रूट्स दिए जाते हैं। और मतलब जो हॉस्पिटैलिटी उनकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो अल्केमिस्ट हॉस्पिटल है। मतलब 24/7 आज आपके पास एक अटेंडेंट होता है और एक नर्स होती है जो आपको बार बार चेक करने आती है कि हाँ कि ठीक है, कोई दिक्कत है। एक बटन भी दिया होता है जो कि मतलब आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्रेस करें तो आपके पास अटेंडेंट आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट था, तो ही मुझे बोल दिया कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, इसको लिफ्ट अप करो ऊपर। दोबारा मैं 3-4 एक्सरसाइज बता दी। फिजियोथेरेपिस्ट आए थे वहाँ पे, मैम थे जो, तो उन्होंने बता दिया कि डे फर्स्ट से आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, एक्सरसाइज के बिना ठीक नहीं हो पाएगी दोबारा, तो इसमें रेगुलर रखना एक्सरसाइज। और 3 दिन एडमिट रहने के बाद तो फिर डे ऑफ डिस्चार्ज था, तो उस दिन उन्होंने वो पट्टी वगैरह निकाल दी, ब्रेसिस वगैरह निकाली और मतलब वो साफ़ करने लग गए कि जो भी ज़ख्म है, जो भी स्टिचेस वगैरह लगे थे। तो ठीक है, उसमें क्योंकि घर जाना था तो उससे नॉर्मल पट्टी से तो नहीं जा सकते थे, तो दोबारा उसको अच्छे से साफ़ करके दोबारा उस पर बैंडेज वगैरह लगा दी। और सो द डे ऑफ डिस्चार्ज फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। तो मुझे बोला था कि ऑलमोस्ट डे 15 दिन बाद, हाँ 15 दिन बाद आप दोबारा आना, जो आपके स्टिचेस है वो हटाने। तो उन्होंने 15 दिन की मेडिसिन दी थी। सो उसमें थे कि उसमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम और पेन किलर्स और मतलब ऐसी थी 2-3 दवाई और थी। मेरे को 4 या 5 एक्सरसाइज बताई थी इसमें, जो कि है ये। सो पहली एक्सरसाइज आपकी ये रहेगी, नॉर्मल आपको अपने टो को आगे को पुश करना है, थोड़ी देर के लिए रहने देना है, फिर ऐसे वापस। और 10 से 15 रैप्स करने हैं इसके। तो ये दिन में 3 या 4 बार करनी है आपको। और सेकंड एक्सरसाइज ये है, आपने पिलो ले लेना कोई, या मतलब कोई थोड़ा हाइट वाली चीज़ लेनी, उस पर अपना फुट रख के तो अपनी नी को अपने बैंड करना 1 2 3 4 5 6 7 8 10, फिर छोड़ देना। तो ऐसे ही 5-10 रैप इसके भी लगाएंगे आप। 3 एक्सरसाइज जो आपको अपनी नी को ऐसे उठाना है ऊपर लेटे लेटे और ऐसे दोबारा वापस। जितना एंगल आप इंक्रीज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जो आपकी स्टेज है उसमें आपको काफ़ी पेन होने वाली है, तो इसको धीरे धीरे कर देना, जितना आपसे हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप इसको बेंड कर सकें। फिर एक एक्सरसाइज एक और है कि आपको कोई चीज़ यहाँ रखनी है, जैसे ये पिलो ही रख लो, मतलब पिलो तो नहीं रखना, एक टॉवल जैसा फोल्ड करके इसके नीचे, फिर इसको पुश करना है। फिर वही 1 2 3 4 5 10 तक काउंटिंग करनी है, 10 तक काउंट करनी है, रिलीज़ करना है, फिर 10 तक काउंटिंग करनी है, फिर रिलीज़ करना है। इसकी भी आप 10 से 15 रैप्स करेंगे और 3 से 4 टाइम। तो ये थी 4th एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज जो मुझे बताई थी वो ये है। आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि आपके पास नी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी पावर नहीं लगेगी, पर किसी की हेल्प लेके, एक सेकंड पर्सन की हेल्प लेके आप इसको करना। वो आपका नीचे फुट पकड़ेगा तो वो आपको थोड़ा रेस कराएगा। कोशिश करना होल्ड करने की और वापस नीचे आने की। और बेसिकली इसको पूरा 90 डिग्री एंगल तक ले जाना पड़ेगा ऊपर तक, जितना आप कर सको उतना। मतलब पहले ही दिन आप 90 मत कर देना कि आप सीधे 90, तो जितना हो किसी की हेल्प लेके आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर दो। बस आपका गोल ये है कि आपको पूरा 90 डिग्री एंगल, पूरा ऊपर 90 डिग्री एंगल और वापस वैसे नीचे, खुद अपने आप होल्ड करके। उस टाइम आप किसी और की हेल्प नहीं लोगे। आफ्टर 1-2 वीक्स आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो नॉर्मली आ जाएगा ये, मतलब 75-80% आ जाएगा आपको ऊपर। एक्सरसाइज काफ़ी केयरफुली करनी है आपने, फोर्स नहीं करना अपने आप को, जितना आपसे हो उतना करना है। और डेली अगर थोड़ा भी पुश करोगे अपने आप को तो एट द एंड 2 और 3 वीक्स में आप काफ़ी ज़्यादा अचीव कर लोगे। एक दिन में 2, 3, 4, 5 जितनी आप ज़्यादा कर सको उतनी ज़्यादा करनी है वाली एक्सरसाइजेस। और जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करो उतनी ही जल्दी और अच्छे से रिकवरी आपकी होगी इसमें।
खाने में तो नॉर्मल आपको जो प्रोटीन इंटेक है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप वेज हो तो मतलब पनीर, दूध एंड ऑल तो आपको प्रॉपर मतलब रेगुलर बेसिस पे चाहिए। और अगर आप नॉन वेज हो तो आप खा सकते हो कुछ भी, जो भी प्रोटीन, फिश एंड ऑल हो सका, एग हो गया, और कुछ भी जो प्रोटीन रिच जो डाइट होगी आपकी। पर आपको एक लिमिट में खाना है ताकि आपकी उससे वेट भी ना बढ़े। और 15 दिन बाद मैं दोबारा गया तो चीज़ वगैरह निकाले तो उन्होंने देखा कि एक्सरसाइज काफ़ी थी और काफ़ी हद तक वो फोल्ड भी हो रही थी जो लेग थी। तो उन्होंने बोला काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो और ठीक है ऐसी करते रहो एक्सरसाइज। और उन्होंने जो मेडिसिन थी जो पहले दी थी मल्टीविटामिन, पेन किलर वगैरह, वो कम कर दी, मतलब ख़त्म ही कर दी। और सिर्फ एक पेन किलर रखी और कैल्शियम की मेडिसिन रखी कि अब ये चीज़ खाओ। और जब आप 2 या 3 वीक बाद दोबारा आओगे तो चेक कराना हमें कि कैसे ही कितनी एक्सरसाइज हुई, कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया आपने। पर तब तक यही मेडिसिन है आपकी, ये 2 ही मेडिसिन है। अगर पेन हो तो पेन किलर खा लो, नहीं हो तो मत खाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। आपकी प्रोटीन रिच डाइट है उसको प्रॉपर रखो। और 3 हफ्ते का गैप हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको पता ही होगा कि बीच में दीदी की मैरिज भी थी और प्रैक्टिकल्स भी थे मेरे, तो वो गैप तो लेना ही पड़ा। डॉक्टर से कंसल्ट करके तो हमने वो ले लिया था कि हाँ इसके बाद हम दिखा देंगे। सो अभी आपको पता है रिसेंटली जब मैं अभी पंचकुला गया था तो अभी मैं चेकअप करा के आया तो उन्होंने अभी भी यही बोला है कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज बहुत मेन है। अभी जब 15 डेज़ बाद आप दोबारा आओगे तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इसमें। सो दैट्स इट कि ये चीज़ थी। और जो बेसिक डाइट मैं प्रॉपर बता देता हूँ। आपके BMI, बॉडी मास इंडेक्स के बेस पे आपको एक डाइट चार्ट बना के देते हैं वो कि आपको इतना 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 खाना है। वो तो था मेरे पास कि वो, और मतलब बेसिकली मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ क्योंकि चावल जितना कम हो सके चावल इनटेक करना है अपने दिन में। और जितनी ज़्यादा प्रोटीन हो सके, मतलब जितना पनीर, जितना दूध कर सको, 1 गिलास एक दिन में, हल्दी डालो उसमें तो ज़्यादा बेटर है। और मतलब दिन में एक बार तो पनीर होना ही चाहिए। मतलब आप जितनी भी आप सप्लीमेंट्स वगैरह खाओ, जितने भी फूड खाओ तो लिमिट में खाओ ताकि आपका बॉडी वेट ना बढ़े। क्योंकि आपने चलना फिरना तो कहीं भी नहीं है, जो बीच में 2-3 हफ्ते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं चलना है, स्ट्रेट लेग रखनी है, एक्सरसाइज करनी है। और बैठे बैठे आपको पता है कि आपका वेट इंक्रीज़ होने वाला है, इसलिए आपको लिमिट में खाना है जितना हो सके। मैंने भी मतलब काफ़ी हद तक अपनी डाइट फॉलो की, पर आप पता है कि जब घर पे शादी हो तो थोड़ा वो हो नहीं पाता है, मुझे अवॉइड थी। पर थोड़े बहुत मैंने चीट मील्स कर लिए बीच में, चीट डेज कर लिए मैंने बीच में, कि मैंने मीठा भी खा लिया, ड्रिंक्स भी पी ली, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी ली। आप अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑल ओवर एक्सपीरियंस था कि काफ़ी अलग सी चीज़ हुई मेरे साथ, मतलब मैंने कभी पहले सुना नहीं था इस बारे में। पर अब जब एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लगता है। और अब रिकवरिंग स्टेज चलिए तो होप यही कर रहा हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। और बेसिकली अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है वैसे चलना, नॉर्मली चलने शुरू कर दिया मैंने वॉकर के साथ, क्योंकि 15 दिन तक वॉकर के साथ चलने को बोला है, उसके बाद आप नॉर्मली चल सकते हो। मेन बात इसमें ये कि आप अगर आप जो अपनी डाइट फॉलो करोगे और जो आप अपनी मेडिसिन है वो प्रॉपर लोगे और जो आपको एक्सेस दी है वो आप टाइम टू टाइम करते रहोगे तो आपकी जो चांसेस है, जो रिकवरी की चांसेस है, वो बहुत ही जल्दी और इमेंस तरीके से बढ़ सकते हैं। और सबसे मेन है आपका पेशेंस लेवल, क्योंकि इसमें पेशेंस लेवल चेक होता ही होता है, क्योंकि आप पूरा दिन भर घर पे रहने वाले हो, आप बस कुछ करने नहीं वाले हो, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, किसी चीज़ से चिढ़ हो जाती है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं इसमें। पर वही है कि जितना पेशेंस रहोगे, जितना पेशेंस रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा और आपकी हेल्थ के लिए भी। मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करोगे अपनी बॉडी के साथ कि हाँ चल पड़े अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता तो मुझे भी शायद इंजरी नहीं होती। तो सबसे पहले कि आप वार्म अप बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो तो उससे पहले आप वार्म अप ज़रूर करो। और सेकंड है कि जो आपकी फ्लोरिंग है, जिस जगह पे आप खेल रहे हो वो प्रॉपर उसी स्पोर्ट्स के लिए हो। जैसे आप वॉलीबॉल खेल रहे हो तो मतलब नॉर्मली ग्राउंड वाले एरिया पे खेलो, कंक्रीट पे ना खेलो, या आप मैट पे खेलो तो ज़्यादा अच्छा है। और जो जब आप खेल लो तो उसके बाद मतलब आपकी बॉडी हीटअप होती है तो आप कूल डाउन हो जाओ, रेस्ट करो, बैठ जाओ। और जब रेस्ट कूल डाउन हो जाए उसके बाद आप कहीं चलो, क्योंकि उस टाइम इतना थका हुआ होता है तो आपकी बॉडी आपकी इतनी पूरी कंट्रोल में नहीं होती है। रिलैक्स होने दो बॉडी को और फिर अपने जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और राइट टेक्निक से खेलो, मतलब जितना ज़्यादा हो सके टेक्निक के बेस पे खेलो कोई भी गेम खेल रहे हो। और जो आपकी डाइट है, सबसे मेन है डाइट है जो आपकी वो अच्छी रखो, हेल्दी बोन्स हो आपकी। क्योंकि मेरी डाइट तो मुझे पता है कैसी थी, क्योंकि हॉस्टल में खाना होता है तो कुछ भी खा लेते थे हम, जो मिला वो खा लेते हैं हॉस्टल में, आपको पता ही है। तो
ऑब्वियसली ये भी रीज़न हो सकता है उसका। फर्स्ट पॉइंट है वो है फुटवेयर, जो आप पहनो वो नॉन स्लिपरी हो, मतलब स्लिप ना करे किसी सरफेस पे, अच्छी ग्रिप दे आपको, तो कम चांसेस आपको एसीएल टीयर और लिगामेंट टीयर होने के। रिकवरी स्टेज है अभी टाइम तो लगेगा इसको रिकवर होने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही था मेरी लाइफ एक्सपीरियंस की मैंने कैसे वो इंजरी फेस की और क्या क्या फेज़ मेरी ज़िंदगी में आए। कोई चीज़ मैं आपको कंसल्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉपर आप यही चीज़ें करो, आप इसी हॉस्पिटल में जाओ, यही मेडिकेशन खाओ या यही एक्सरसाइज करो। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू हैड एसीएल इंजरी, और दिखाना वहाँ दिखाओ, जैसी मेडिसिन आपको बताया वैसे करो, जैसे डॉक्टर बोले वैसा करो। दैट्स इट फॉर द डे। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो कोई भी आपका फैमिली फ्रेंड में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड आई होप ये किसी को ये इंजरी ना हो, और अगर हो तो वो टाइम से इसकी सर्जरी करा ले, या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और ट्रीटमेंट है वो कर ले टाइम पे, तो बेटर रहेगा उसके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। करते पल में चचरे चचरे गुस्से जो बीच में कोई उठांग